Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. आज हम इस डीप डाइव में इन्हीं जंगलों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और राज्य के भौगोलिक आंकड़ों पर आधारित है। हमारा मिशन ये समझना है कि ये कैसे काम करते हैं और क्यों ये सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं बल्कि एक जीता जागता आर्थिक और सामाजिक तंत्र है। ये नमामि गंगे वाला फैक्ट असल में इस पूरी चर्चा की सबसे मजबूत नींव है, क्योंकि जब हम झारखंड के जंगलों की बात करते हैं तो हम केवल हरियाली या लकड़ियों के ढेर की बात नहीं कर रहे होते। हाँ, वो तो सिर्फ ऊपरी सतह है। बिल्कुल, हम एक ऐसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जो पूरे मध्य और पूर्वी भारत के पर्यावरण को बैलेंस करने का काम करता है। पानी भले ही नदियों में बहता हो, लेकिन उस पानी को जमीन के भीतर सहेज कर रखने का काम यही जंगल करते हैं। मैंने जब इन वनों के क्षेत्रफल को समझने के लिए स्रोत खंगाले तो मुझे मोटा मोटी ये समझ आया कि राज्य का लगभग 30% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। हाँ, करीब करीब 30%। हम लोग जो कंक्रीट के शहरों में रहते हैं उनके लिए किसी राज्य का 1/3 हिस्सा जंगलों से ढका होना मतलब ये एक बहुत ही सुखद तस्वीर पेश करता है। अगर हम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के सटीक आंकड़ों पर गौर करें तो ये वन क्षेत्रफल 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है। ओके, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.76% बैठता है। मतलब 30 के बहुत करीब। हाँ, इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसे राष्ट्रीय चश्मे से देखना होगा। भारत का जो राष्ट्रीय औसत वन क्षेत्र है वो 21.67% है। अच्छा, तो उस लिहाज से झारखंड राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है। बिल्कुल आगे है। पूरे देश के कुल वन क्षेत्र का 3.31% हिस्सा इसी राज्य की सीमाओं के भीतर आता है, जो इसे पूरे देश में 10वें स्थान पर रखता है। मतलब अगर राष्ट्रीय औसत किसी परीक्षा का C ग्रेड है तो झारखंड बड़ी आसानी से B+ लेकर आया है। सही उपमा है। लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है जिसे हम इस परीक्षा का प्रिंसिपल मान सकते हैं, उसकी उम्मीद तो A ग्रेड की है ना। हाँ, वो तो है, क्योंकि वन नीति का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश की कुल जमीन का 33% हिस्सा जंगलों से ढका होना चाहिए। जी। तो 29.76% के साथ हम अभी भी उस आदर्श स्थिति से थोड़ा पीछे हैं। पीछे जरूर हैं, लेकिन राज्य की दिशा काफी सकारात्मक है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पिछले 2 वर्षों के अंतराल में राज्य में लगभग 110 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पूरे देश में वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में झारखंड का ये 5वां सबसे अच्छा प्रदर्शन है। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में एक बात है जो बहुत पेचीदा है। क्या? ये जंगल पूरे राज्य में एक समान रूप से नहीं फैला है। इसका वितरण बेहद असमान है। हाँ, यही बात मुझे भी सबसे ज्यादा उलझा रही थी। अच्छा। जब मैं अलग अलग जिलों के नक्शे देख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही राज्य नहीं बल्कि 2 अलग अलग दुनिया की बात कर रहे हों। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। एक तरफ पश्चिमी सिंहभूम है जिसका कुल वन क्षेत्रफल राज्य में सबसे ज्यादा है, और फिर लातेहार है जहां जमीन का 56% यानी आधे से ज्यादा जिला। हाँ, आधे से ज्यादा जिला जंगलों से ढका हुआ है। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ जामताड़ा जैसे जिले को देखते हैं जहां हालात बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, वहां जंगल मात्र 106 वर्ग किलोमीटर में सिमटा है, जो उसके कुल क्षेत्रफल का केवल 5.8% है। तो मैं ये सोच रही थी कि एक ही राज्य के भौगोलिक सीमाओं के भीतर इतनी चरम असमानता कैसे पैदा होती है। इस भारी असमानता को समझने के लिए हमें सिर्फ मिट्टी या बारिश के पैटर्न को नहीं देखना होगा। तो फिर क्या देखना होगा? इसका सीधा और सबसे गहरा संबंध वहां के जनसांख्यिकीय ढांचे, विशेषकर जनजातीय समुदायों के इतिहास और उनके वितरण से है। अच्छा। हमें ये याद रखना चाहिए कि झारखंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय बहुल राज्य है। पूरे भारत में कुल 218 जनजातीय जिले चिन्हित किए गए हैं। ओके। जिनमें से 17 जिले अकेले झारखंड में आते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जहां जनजातीय आबादी का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां जंगल अपने आप सुरक्षित रह गए? ये सिर्फ सुरक्षित रह जाने की बात नहीं है, ये एक सक्रिय सह अस्तित्व का परिणाम है। मतलब एक एक्टिव रिलेशनशिप है। बिल्कुल। इन 17 जनजातीय जिलों का लगभग 30% हिस्सा गहरे वनों से ढका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनजातीय समुदायों के लिए जंगल कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिसे मुनाफा कमाने के लिए काटा या बेचा जाए। वो उसे कमोडिटी नहीं मानते। एकदम सही। यह उनके पूरे वजूद का आधार है। उनकी आस्था, उनके देवता,
जैसे सरना पूजा स्थल सब जंगल के भीतर ही होते हैं। अच्छा। उनकी खाद्य सुरक्षा से लेकर पारंपरिक दवाइयां तक सब यहीं से आती हैं। जामताड़ा जैसे इलाकों में जहां मैदानी इलाका ज्यादा है और कृषि व शहरीकरण का प्रभाव बड़ा है, वहां जंगलों को साफ कर दिया गया है। हाँ, विकास की कीमत पर। लेकिन लातेहार या पश्चिमी सिंहभूम के दुर्गम पठारी इलाकों में जनजातीय जीवन शैली ने ही एक रक्षक की दीवार का काम किया है। ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक समीकरण है। एक तरफ जनजातीय समुदाय का ये सदियों पुराना आस्था से जुड़ा रिश्ता है और दूसरी तरफ एक आधुनिक राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था है। इतने बड़े जंगल को, जहां कीमती लकड़ियां और खनिज हों, सिर्फ परंपराओं के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो प्रशासन ने इन जंगलों को बचाने और इसके इस्तेमाल के बीच कैसे तालमेल बिठाया है? इसी तालमेल को साधने के लिए प्रशासन को पहुंच यानी एक्सेस और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। वो कैसे? कानूनी तौर पर इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार ने जंगलों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। अच्छा, वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, आरक्षित वन जिसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं, और अवर्गीकृत वन यानी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और यहीं पर स्रोत पढ़ते हुए मैंने देखा कि इन शब्दों के अर्थ को लेकर एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? जब कोई भी आम आदमी संरक्षित या प्रोटेक्टेड शब्द सुनता है तो उसे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सख्त इलाका होगा। हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है। जैसे किसी वीआईपी की सुरक्षा होती है जहां कोई बिना कड़ी जांच के जा नहीं सकता, और आरक्षित या रिजर्व्ड थोड़ा कम सख्त महसूस होता है। लेकिन नियमों को देखने पर पता चला कि वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट है। ये बात सच है। ये तकनीकी शब्दावली अक्सर लोगों में भ्रम पैदा कर देती है। क्योंकि आरक्षित वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। वहां किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती। बिल्कुल। जबकि संरक्षित वन में कुछ नियमों और अनुमति के साथ स्थानीय लोगों को पशु चराने या लकड़ियां बीनने की छूट होती है। ये उल्टी व्यवस्था जमीन पर कैसे काम करती है? इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें एक अस्पताल की कार्यप्रणाली का उदाहरण लेना चाहिए। अस्पताल का उदाहरण? हाँ, आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट को आप अस्पताल का आईसीयू मान लीजिए। ओहो, आईसीयू। ये जंगल का वो हिस्सा है जो पारिस्थितिक रूप से इतना ज्यादा संवेदनशील है कि सरकार ने उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रिजर्व कर लिया है। मतलब वहां कोई नहीं जा सकता? एकदम। वहां मानवीय हस्तक्षेप शून्य होना चाहिए ताकि प्रकृति बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम कर सके और खुद को पुनर्जीवित कर सके। पोड़ाहाट और कोल्हान के बड़े क्षेत्र इसी आईसीयू वाली श्रेणी में आते हैं। और ये कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा है? ये करीब 17.90% है। ये अस्पताल वाली उपमा चीजों को बहुत साफ कर देती है। आईसीयू में सिर्फ विशेषज्ञ जा सकते हैं, और वो भी बहुत जरूरी होने पर ही। बिल्कुल। तो फिर संरक्षित वन इस ढांचे में क्या भूमिका निभाते हैं? संरक्षित वन को आप अस्पताल का जनरल वार्ड समझ सकते हैं। जनरल वार्ड, जहां थोड़ी बहुत छूट होती है। हाँ, सरकार इस इलाके की सुरक्षा तो कर रही है, लेकिन वो ये भी जानती है कि स्थानीय लोगों का जीवन और रोजमर्रा की जरूरतें इसी पर निर्भर हैं। इसलिए यहां आने जाने की अनुमति है, लेकिन एक तय अनुशासन के तहत। आप अपनी जरूरत के लिए सूखे पत्ते, फल या गिरी हुई लकड़ियां ले सकते हैं, लेकिन आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते। अच्छा, मतलब नियम है लेकिन थोड़े लचीले। जी। और झारखंड में ये श्रेणी सबसे विशाल है। कुल वनों का लगभग 75.35% हिस्सा इसी प्रोटेक्टेड श्रेणी में आता है। सबसे ज्यादा? हाँ, और हजारीबाग जिले में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। और जो तीसरा हिस्सा है, अवर्गीकृत वन या अनक्लास्ड फॉरेस्ट, वो मात्र 6.75% है, जो साहिबगंज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब ये वो हिस्सा है जो ना तो आईसीयू है और ना ही जनरल वार्ड। ये बस अस्पताल के बाहर का खुला इलाका है जहां इन दोनों श्रेणियों जैसे कोई विशेष सख्त नियम लागू नहीं होते। प्रशासनिक तौर पर आपकी ये व्याख्या एकदम सही है, लेकिन कानूनी श्रेणियों से आगे बढ़कर देखें तो प्रशासन ने ये महसूस कर लिया है कि क्या? कि सिर्फ ऊपर से नियम थोप देने से या पुलिस लगा देने से जंगल नहीं बचेंगे। हाँ, जमीनी हकीकत तो अलग होती है। बिल्कुल। जब तक स्थानीय लोग खुद को व्यवस्था का हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक जंगलों की रक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए राज्य में ग्राम वन समितियों का एक व्यापक मॉडल तैयार किया गया। ग्राम वन समितियां? जी। आज झारखंड में 10,000 से अधिक ग्राम वन समितियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इन समितियों की सबसे खास बात जो मैंने पढ़ी वो ये है कि इनमें गांव के हर परिवार से कम एक सदस्य का होना अनिवार्य है। हाँ,
यही इसका कोर है। ये प्रशासन का बहुत ही जमीनी मॉडल लगता है। जब पूरा गांव ही इस सुरक्षा समिति में शामिल हो जाएगा तो कोई बाहर का आदमी या माफिया आकर पेड़ कैसे काट सकता है? यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। जब गांव वालों को कानूनी अधिकार और जिम्मेदारी मिल जाती है तो वे जंगल को महज एक सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि अपनी सामूहिक धरोहर मानते हैं। अपनापन आ जाता है। बिल्कुल। वे खुद रात में गश्त लगाते हैं, गर्मियों में जंगल को आग लगने से बचाते हैं और किसी भी तरह की अवैध कटाई को तुरंत रोकते हैं। ये पुलिसिंग के बजाय समुदाय आधारित ओनरशिप का एक बहुत ही सफल मॉडल है। तो हमने ये तो समझ लिया कि जंगल की जमीन कैसे बटी है और उसे बचाने के लिए कौन से नियम या समितियां काम कर रही हैं। लेकिन इन नियमों से ये तो तय नहीं होता कि जमीन पर कौन सा पेड़ उगेगा। जाहिर है यहाँ की जलवायु, बारिश और जमीन की बनावट ही ये तय करती है कि झारखंड के जंगल असल में दिखते कैसे हैं। वनस्पति और जलवायु के लिहाज से देखें तो राज्य के वनों को मुख्य रूप से 2 प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसे हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। हाँ, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके। ये पूरा विभाजन मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि किस इलाके में 120 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है और कहाँ इससे कम। यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, पर्णपाती या डेसिडुअस। जो लोग वनस्पति विज्ञान या इकोलॉजी की रोजमर्रा की जानकारी नहीं रखते, उनके लिए इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ये जंगल कैसे काम करते हैं? पर्णपाती शब्द उन पेड़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो सर्वाइवल के एक विशेष तंत्र का पालन करते हैं। कैसा तंत्र? जब शुष्क मौसम या गर्मियां आती हैं और जमीन में पानी की कमी होने लगती है तो ये पेड़ एक साथ अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। ओहो! ये प्रकृति का अपना पावर सेविंग मोड है। पत्तों के जरिए पानी का वाष्पीकरण होता है, इसलिए पेड़ जानबूझकर पत्तों को गिरा देते हैं ताकि उनके तनों में पानी बचा रहे। कमाल है। और जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश होती है, पूरा जंगल रातों रात फिर से हरा हो जाता है। ये तो एक गजब का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अब अगर हम आंकड़ों की तरफ लौटें तो जहां 120 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, यानी जो आर्द्र पर्णपाती वन है, वो पूरे राज्य का सिर्फ 2.66% हिस्सा है। हाँ, बहुत छोटा हिस्सा। लेकिन जो शुष्क पर्णपाती वन है, जहां बारिश 120 सेंटीमीटर से कम होती है, वे राज्य के 93.25% हिस्से पर फैले हैं। बिल्कुल। मतलब पलामू से लेकर हजारीबाग तक यही वन राज करते हैं। ये सच है कि आर्द्र वनों का क्षेत्रफल मात्र 2.66% है, जो मुख्य रूप से सिंहभूम और दक्षिणी रांची के हिस्सों में सीमित है। लेकिन इसी छोटे से हिस्से में झारखंड की सबसे ऊंची और घनी वनस्पति पनपती है। अच्छा। हाँ, और यही हमें मिलता है इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पेड़, जिसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। साल का पेड़। बिल्कुल, जिसे स्थानीय लोग सखुआ भी कहते हैं। साल तो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है ना? जी हाँ। ऐतिहासिक रूप से देखें तो साल की लकड़ी ने पूरे भारत में रेलवे का जाल बिछाने में एक मूक लेकिन अहम भूमिका निभाई है। कैसे भला? पटरियों के नीचे जो रेलवे स्लीपर बिछाए जाते थे, वो साल की लकड़ी से ही बनते थे, क्योंकि यह दशकों तक भारी दबाव सहने के बाद भी खराब नहीं होती थी। बिल्कुल सही जानकारी है। साल की लकड़ी का घनत्व और इसकी प्राकृतिक दीमक-रोधी क्षमता इसे इमारती लकड़ियों में सबसे उत्कृष्ट बनाती है। लेकिन साल का पेड़ सिर्फ लकड़ी तक सीमित नहीं है। वसंत ऋतु में जब इस पर फूल आते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में सरई फूल कहा जाता है, तो पूरा जंगल एक अलग ही छटा में आ जाता है। सरई फूल? आपको बता दूं कि झारखंड का सबसे बड़ा जनजातीय पर्व सरहुल पूरी तरह से साल के पेड़ों के इसी तरह फूलने और प्रकृति के नव सृजन का ही उत्सव है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। इसके अलावा इसके बीजों से जो कुजरी तेल निकाला जाता है, उसका उपयोग सदियों से प्राकृतिक चिकित्सा में होता आ रहा है। साल अपनी जगह राजा हो सकता है, लेकिन अगर हम दैनिक जीवन में बहुमुखी उपयोगिता की बात करें तो मुझे लगता है महुआ का कोई मुकाबला नहीं है। महुआ? हाँ, महुआ के बारे में पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे ये पेड़ प्रकृति का अपना स्विस आर्मी नाइफ है। स्विस आर्मी नाइफ? ये तुलना काफी दिलचस्प है, लेकिन आपने इसे स्विस आर्मी नाइफ क्यों कहा? क्योंकि एक स्विस आर्मी नाइफ में आप देखते हैं कि एक ही टूल के अंदर पेचकस, कैंची और चाकू सब कुछ फिट होता है। आप उससे कोई भी काम निकाल सकते हैं। महुआ का पेड़ बिल्कुल वैसा ही है।
इसकी लकड़ी मजबूत होती है तो गांव वाले उससे अपने घर के दरवाजे और खंबे बना लेते हैं। सही बात है। इसके जो फूल और फल है वो सीधे तौर पर भोजन का काम करते हैं। आदिवासी समाज में इन फूलों को सुखाकर रखा जाता है ताकि अकाल या सूखे के समय खाद्य सुरक्षा बनी रहे। बिल्कुल, वो एक रिजर्व फूड की तरह काम आता है। और इसके फूलों से जो स्थानीय शराब बनती है उसका एक गहरा सांस्कृतिक महत्व है। और सबसे बड़ी बात, इसके बीजों से जो तेल निकलता है वो खाना पकाने से लेकर त्वचा की बीमारियों तक में इस्तेमाल होता है। तो मतलब एक पेड़ है और इंसान के जीवन की लगभग हर जरूरत उसी से पूरी हो रही है। बिल्कुल। महुआ वास्तव में खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अदृश्य और बेहद मजबूत स्तंभ है। इसके अलावा एक और पेड़ है जो अपनी अनोखी इंजीनियरिंग उपयोगिता के लिए जाना जाता है। कौन सा? जामुन। हम सब जामुन के फूलों से वाकिफ हैं, लेकिन इसकी लकड़ी में एक अद्भुत रासायनिक और भौतिक गुण होता है। क्या गुण होता है? ये लकड़ी पानी के लगातार संपर्क में आने पर भी जल्दी सड़ती या गलती नहीं है। अरे हाँ, और इसी खूबी के चलते पुराने जमाने में और आज भी राज्य के कई सुदूर गांवों में कुओं का जो आधार या बेस होता है ना, वो जामुन की लकड़ी से ही बनाया जाता है। जी। मैं इसे एक बहुत ही शानदार देसी इंजीनियरिंग हैक मानती हूँ। बिना किसी आधुनिक वाटरप्रूफिंग केमिकल के स्थानीय लोगों ने पीढ़ियों के अनुभव से ये समझ लिया था कि पानी के अंदर कौन सी लकड़ी दशकों तक टिक सकती है। यह उस पारंपरिक ज्ञान का हिस्सा है जो किताबों में नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभव से आता है। इन मजबूत लकड़ियों के अलावा सेमल जैसे पेड़ भी हैं। हाँ। सेमल की लकड़ी बहुत हल्की और मुलायम होती है, जिसका उपयोग पैकिंग पेटियां और माचिस उद्योग में होता है। माचिस में? अच्छा। साथ ही इसके फलों से कॉटन यानी रुई भी प्राप्त होती है। ये सारी विविधता मिलकर ही इन जंगलों को एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर बाजार बनाती है। विशाल पेड़ों, उनकी मजबूत लकड़ियों और फूलों के उपयोग की चर्चा तो हमने कर ली। हाँ। लेकिन अब हम इस विषय के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अच्छा, वो क्या है? आमतौर पर जब हम जंगल से होने वाली कमाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े ट्रकों में भरकर जाती हुई इमारती लकड़ियां या टिम्बर आता है। जाहिर सी बात है। लेकिन झारखंड के जंगलों की जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ताकत है वो इन विशाल पेड़ों के तनों में नहीं बल्कि पत्तों और टहनियों पर रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़ों में छिपी हैं। आप वन विभाग की भाषा में जिसे गौण वन उत्पाद या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कहा जाता है उसकी तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सवाल है? प्रशासन ने इन उत्पादों का नाम रखा है गौण वनोत्पाद या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। माइनर का मतलब होता है कम महत्व वाला या जो मुख्य न हो। लेकिन जरा इन आंकड़ों को देखिए, झारखंड पूरे भारत का 50% ला पैदा करता है। आधा भारत का उत्पादन। और सिर्फ ला ही क्यों, पूरे देश का 76.4% तसर रेशम भी अकेले झारखंड के इन्हीं जंगलों से आता है। ये सच में एक बड़ा आंकड़ा है। तो जब कोई एक राज्य पूरे देश की आधी ला और 3/4 रेशम की जरूरत अकेले पूरी कर रहा हो तो ये अर्थव्यवस्था के लिए माइनर कैसे हो सकता है? ये तो सबसे मेजर खिलाड़ी होना चाहिए। आपका ये तर्क बिल्कुल सही है। असल में जो गौण शब्द है ये औपनिवेशिक काल का एक पुराना प्रशासनिक अवशेष है। अंग्रेजों के जमाने का? हाँ, अंग्रेजों के समय में वन विभाग के लिए मुख्य उत्पाद सिर्फ इमारती लकड़ी था, जिससे उन्हें भारी राजस्व मिलता था। इसलिए उन्होंने लकड़ी को छोड़कर जंगल से मिलने वाली बाकी सभी चीजों को माइनर की श्रेणी में डाल दिया। ओहो, अब समझी। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये माइनर उत्पाद ही ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था की मुख्य जीवन रेखा हैं। तो चलिए इस माइनर लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाख की। जी। ये कोई जमीन पर उगने वाला फल या फूल तो है नहीं, तो ये असल में बनता कैसे है? लाह वास्तव में एक प्राकृतिक रेजिन है, या आप कह सकती हैं एक गाढ़ा स्राव है, और ये किसी पेड़ से नहीं बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म कीड़े द्वारा बनाया जाता है। कीड़े के द्वारा? हाँ, इस कीड़े का वैज्ञानिक नाम लेसिफर लक्का है। झारखंड के ग्रामीण किसान इन कीड़ों को मुख्य रूप से पलाश, कुसुम और बेर के पेड़ों की टहनियों पर पालते हैं। तो ये सूक्ष्म कीड़ा उस टहनी पर करता क्या है? क्या वो पेड़ की छाल को खा जाता है? नहीं, वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कीड़ा पेड़ की टहनियों से हल्का रस चूसता है और मौसम व परभक्षियों से अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर के चारों ओर एक कड़ा आवरण बनाना शुरू कर देता है। एक शेल बनाता है? बिल्कुल, यही सुरक्षात्मक आवरण ही ला है। जब लाखों कीड़े एक साथ टहनियों पर ये आवरण बनाते हैं तो पूरी टहनी इस रेजिन से ढक जाती है। बाप रे, लाखों कीड़े! हाँ,
इसके बाद ग्रामीण बहुत ही सावधानी से इन टहनियों को काटते हैं और उससे इस लाह को खुरच कर अलग करते हैं। ये तो प्रकृति का अपना एक अद्भुत जैविक कारखाना है। पर इस लाह का इतना भारी मात्रा में उत्पादन होता है, तो इसका इस्तेमाल किन चीजों में होता है? इसका औद्योगिक उपयोग बहुत ही व्यापक है। पेंट उद्योग, लकड़ी की उच्च गुणवत्ता वाली पॉलिश, कॉस्मेटिक्स, महिलाओं की चूड़ियां बनाने और यहाँ तक कि बिजली के उपकरणों में एक इंसुलेटर के रूप में इसका भारी इस्तेमाल होता है। इंसुलेटर की तरह? हाँ, क्योंकि लाह विद्युत का कुचालक होता है। झारखंड में 4 मुख्य तरह की लाह पाई जाती है: वैशाखी, जेठवी, कतकी और अगहनी। अच्छा। लेकिन राज्य के कुल उत्पादन का 82% हिस्सा सिर्फ वैशाखी लाह से आता है। और राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्व इतना ज्यादा है कि झारखंड सरकार ने इसे बाकायदा कृषि का दर्जा दे दिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम है। खूंटी जिला इसके उत्पादन में पूरे राज्य में सबसे आगे है और लातेहार जिले का टोरी क्षेत्र तो लाह के निर्यात के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि इस छोटी सी चीज का व्यावसायिक और औद्योगिक महत्व बहुत पहले ही समझ लिया गया था। कब? 1924। आज से ठीक 1 सदी पहले रांची के नामकुम इलाके में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। 1924 मतलब आज से 100 साल पहले वहाँ एक पूरा रिसर्च सेंटर चल रहा था। हाँ, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को इसके वैश्विक व्यापारिक महत्व का अंदाजा लग चुका था। ये सच में हैरान करने वाला तथ्य है। अब आते हैं उस दूसरी चीज पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, तसर रेशम। तसर सिल्क जी। देश का 76.4% ये रेशम इन जंगलों में कैसे तैयार होता है? तसर रेशम भी लाह की तरह ही एक कीड़े की देन है। इसे स्थानीय स्तर पर डाबा प्रजाति का कीड़ा कहा जाता है। डाबा? हाँ, ग्रामीण इन कीड़ों को साल, अर्जुन और आसन जैसे पेड़ों के पत्तों पर पालते हैं। इस कीड़े के बारे में जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका जीवन चक्र। क्या खास है उसमें? एक डाबा कीड़े का कुल जीवन काल सामान्यतः केवल 2 महीने का होता है। सिर्फ 2 महीने? जी हाँ, और इन 60 दिनों के छोटे से जीवन में ही ये कीड़ा अपने चारों ओर एक कोकून बुनता है। इसी कोकून से दुनिया का सबसे बेहतरीन, प्राकृतिक और मजबूत तसर रेशम निकाला जाता है। 60 दिन में इतना बड़ा चमत्कार? बिल्कुल। पश्चिमी सिंहभूम का कोल्हान क्षेत्र इस रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा मैंने केंदुपत्ता के बारे में भी पढ़ा, जो एक प्रमुख वन उत्पाद है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बीड़ी और तंबाकू निर्माण में होता है। हाँ, केंदुपत्ता का भी अपना एक बड़ा बाजार है। सरकार ने इसके लिए 2015 में विशेष केंदुपत्ता नीति भी बनाई है। लेकिन इन सब उत्पादों को इकट्ठा करने वाले जो आम आदिवासी और ग्रामीण हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती हमेशा बाजार तक पहुंचने की रही है। और बिचौलियों की भी। हाँ, जो इनसे औने पौने दाम में माल खरीदकर बाजार में भारी मुनाफे पर बेचते थे। बिल्कुल। और इसी जमीनी स्तर के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए राज्य ने कुछ संस्थागत कदम उठाए। जैसे कि 2007 में झाम्फो कॉफेड नामक संस्था का गठन किया गया। इसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों को उनके द्वारा लाए गए गौण वन उत्पादों की सही और उचित कीमत मिले। अच्छा, एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी? जी। इसी तर्ज पर रेशम उत्पादों के विकास और उन्हें सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए 2006 में झार क्राफ्ट का गठन किया गया। मतलब ये छोटे छोटे कीड़े और पत्ते सिर्फ जंगल के बाउंड्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके इर्द गिर्द पूरी एक आर्थिक और सहकारी संरचना खड़ी हो चुकी है। बिल्कुल खड़ी हो चुकी है, जो सीधे लाखों लोगों की जेब और उनके जीवन स्तर को प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि झारखंड के वन सिर्फ जमीन पर खड़े पेड़ नहीं हैं। ये एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ और लोगों को पालने वाला एक विशाल आर्थिक चक्र है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के सभी धागों को अगर हम एक साथ पिरोएं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड के वन सिर्फ नक्शे पे दिखने वाला 29.76% का एक हरा भौगोलिक आंकड़ा नहीं है। एक तरफ जहां आरक्षित और संरक्षित वनों के सख्त और नाजुक नियम काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 10,000 ग्राम समितियों का अपनापन और जिम्मेदारी है। सही बात है। एक तरफ आसमान छूते पर्णपाती वनों के राजा साल वृक्ष की भव्यता है, तो दूसरी तरफ केवल 60 दिन जीने वाले रेशम के कीड़े का सूक्ष्म जीवन है, जो करोड़ों की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। और इस पूरी जटिल व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में हैं वहां के जनजातीय समुदाय, जो पीढ़ियों से इस नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को साधे हुए हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान के बिना इस जंगल के बचे रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
लेकिन आज की इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हम सबको बेचैन कर दे और सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या? जब हम लाह के उत्पादन के बारे में स्रोत में पढ़ रहे थे तो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य देखा। उस छोटे से लाह बनाने वाले कीड़े को जिंदा रहने और रेजिन बनाने के लिए एक बहुत ही सटीक जलवायु की जरूरत होती है। उसे समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई चाहिए, अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए और बारिश 150 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। हाँ, ये प्रकृति की एक बहुत ही बारीक और सटीक सेटिंग है, एक तरह का बेहद संवेदनशील माइक्रो क्लाइमेट। बिल्कुल। अब जरा हम अपने आसपास की दुनिया और बड़ी तस्वीर को देखें। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। हर साल गर्मियां अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और बारिश का मौसम अनियमित हो गया है। अगर आने वाले कुछ सालों में झारखंड के जंगलों का तापमान लगातार 12 डिग्री से ऊपर रहने लगा या मॉनसून का चक्र पूरी तरह बिगड़ गया तो भविष्य में क्या होगा? ये एक बहुत ही डराने वाला सवाल है। क्या वो छोटा सा कीड़ा उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या ये सटीक प्राकृतिक संतुलन टूट नहीं जाएगा? खतरा तो बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा हुआ तो उन लाखों जनजाति परिवारों की अर्थव्यवस्था और जीवन का क्या होगा जिनकी पूरी आजीविका इन गौण लेकिन महत्वपूर्ण वन उत्पादों पर टिकी है? ये सोचने वाली बात है। यह एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ झारखंड के जंगलों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के प्राकृतिक संतुलन के लिए एक गंभीर चेतावनी है। इस गहरे विचार के साथ आज की इस पड़ताल को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और अपने आसपास की दुनिया को लेकर हमेशा कुछ नया सोचते रहिए। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.